हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए बेटा, इवोल्यूशन में आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पिछली क्लास में क्या देखा था हमने? पिछली क्लास में हमने देखा था कि इवोल्यूशन का मतलब क्या था, डार्विनिज्म क्या था, ठीक है, लेमार्क ने क्या बतलाया था, ह्यूगो डी ब्रिज ने क्या बतलाया था, नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, ठीक है, एडॉप्टिव रेडिएशन का मतलब क्या होता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है। बहुत कुछ हमने पिछली क्लास में बेटा जाना और आपने एमसीक्यू भी सॉल्व किए होंगे, डीपीएस लगाया होगा आपने, ठीक है ना? क्लियर? ठीक। मैं तब यकीन कर लूं ना कि ऐसा कर रहे हो, पढ़ रहे हो। नहीं तो कई सारे लोग अभी भी गाना गा रहे हैं, वही मेरा बैकलॉग हो गया। अरे भैया, तुम्हारा जन्म क्या बैकलॉग के लिए हुआ? कितना बैकलॉग लगाओगे तुम? रेगुलर बैच में बैकलॉग था, उसके बाद बैकलॉग था, क्रैश कोर्स में बैकलॉग है। तो भैया अब यह है कि बैकलॉग जो होता वो बोझा बन जाएगा, और बोझा बन जाएगा, इतना बोझा बन जाएगा कि आप दब जाएंगे। इसलिए प्लीज क्रैश कोर्स में बैकलॉग जैसी बातें मत कीजिए, पढ़िए, मेहनत कीजिए आप, ठीक है ना? थोड़ा कठिन होता है यार पढ़ना, लेकिन ये कर सकते हैं हम। थोड़ा हिम्मत रखेंगे तो क्यों नहीं होगा यार, सब होगा सबके। अभी क्या है, अभी एक उम्मीद लाके बैठे हैं कि एग्जाम बढ़ेगा आगे। कुछ लोग ऐसे हैं यूट्यूब में जो आके बोलते हैं, जैसे अखबार में देखा कि एक अभी होने वाला है 31 अगस्त, फिर वह 15 सितंबर, तो वो देखो वो लोग आएंगे, वह आएंगे, अपना नृत्य करेंगे और बताएंगे तुमको कि एग्जाम कैंसिल, आगे बढ़ने वाला है। तो भैया ऐसा है कि वो सब बातें व्यर्थ हैं। हम 1 अगस्त के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं। भले ही एग्जाम आगे बढ़ेगा, देखेंगे, एक रिवीजन छोटा और मार लेंगे, और क्या दिक्कत है उसमें, ठीक है ना? अभी लेकिन प्लीज डोंट गेट डिस्टर्ब के अपना टारगेट। वो देखो, ये आप बहाने ढूंढ रहे हैं, हम एग्जाम आगे बढ़ेगा, थोड़ा ढीले और पड़ जाएंगे थोड़ा, तो ये नहीं करो, है ना? ठीक है, ये क्या है, ये सब देखो। अभी क्या है, जो है लोग अपने वीडियो के व्यू के लिए कुछ भी करेंगे वो, ठीक है, लेकिन तुम अपने जिंदगी के लिए कुछ कर लो भाई, पढ़ाई कर लो अच्छे से, ठीक है ना? जो पढ़ रहा उसको नहीं डांट रहा मैं, जो नहीं पढ़ रहा उसको मैं आग्रह कर रहा हूं, दादा अभी तो पढ़ ले, नहीं तो कब, अभी नहीं तो कब, ठीक है? चलो, तो बेटा पिछली बात क्लास में हमने कहा, बात खत्म की थी, हमने कहा था कि जो है ये जब हम देख रहे थे यहां पे, तो मैंने आपसे कहा था कि ब्रांचिंग डिसेंट, ठीक याद है, और नेचुरल सिलेक्शन, डार्विनिज्म के बारे में हमने कहा था, की कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया था, मॉल्थस के बारे में बात किया था हमने, क्या हमने जो है वो वेलेस के बारे में बात किया था हमने। अच्छा बताओ, वेलेस ने किस आइलैंड पर अपनी स्टडीज की थी, बताइएगा जरूर, ठीक है? चलिए, अब हम बात कर रहे हैं बेटा कि जो भी कुछ परिवर्तन है, वो परिवर्तन कहां हो रहे हैं? वो जीन के लेवल पर हो रहे हैं, वो डीएनए के अंदर हो रहे हैं, और वही परिवर्तन वेरिएशन लेके आ रहे हैं। और जो वेरिएशन, जो विभिन्नताएं या वेरिएशन आ रहे हैं, वो वेरिएशन ही इवोल्यूशन में रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है? मतलब इतना है कि हम जानते हैं कि जीन होते हैं, हम जानते हैं कि एक जीन जो होते हैं वो कैरेक्टर कंट्रोल करते हैं। हम जानते हैं कि कैरेक्टर अलग अलग हो सकते हैं, मतलब हमको वेरिएशन देखने मिल सकते हैं, और हम जानते हैं कि वेरिएशन इज दी रॉ मटेरियल है ये, ठीक है? किसके लिए? इवोल्यूशन के लिए। वेरिएशन जो बेटा ऐसा हो सकते हैं, एक होते हैं कंटीन्यूअस वेरिएशन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आते हैं, है ना? एक होते हैं स्पॉन्टेनियस या डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, जो कि म्यूटेशन से आते हैं। केवल वही वेरिएशन इवोल्यूशन में काम के होते हैं जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाते हैं, ठीक है? तो अभी हम जो है जीन के लेवल पर बात करेंगे, तो हम बात करेंगे हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल की बात करेंगे, हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम की हम बात करेंगे, ठीक है? देखो बेटा, इन ए गिवन पॉपुलेशन, एक दी गई जनसंख्या में हम जो है जीन की फ्रीक्वेंसी या जीन की आवृत्ति को हम जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है ना? हमें पता होना चाहिए कि एक किसी भी पॉपुलेशन में, देखो बेटा, बेसिक फंडा ये कहता है कि कोई भी जीन, सुनिएगा ध्यान से, कोई भी जीन जो है वो एक अकेला बना होगा। बेसिक फंडा ये कहता है एक डोमिनेंट एलील रहा होगा, जिसका कोई पर्पस रहा होगा, कोई कैरेक्टर प्रोड्यूस करना, उसमें हुआ म्यूटेशन तो रेसेसिव एलील प्रोड्यूस हुआ। ये सब कहां पढ़ा हमने? जेनेटिक्स में पढ़ा हुआ है हमने, जो हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा हुआ है हमने, ये है ना? तो जब म्यूटेशन हुआ तो उससे एलील का एक वैकल्पिक रूप तैयार हुआ, म्यूटेशन हुआ तो उससे एक अल्टरनेट फॉर्म ऑफ एलील तैयार हुआ जो रेसेसिव हो सकता है। कोडोमिनेंस की बात बारे में भी बात किया था हमने, याद है ना आपको? के तो कहने का मतलब ये कि जीन की फ्रीक्वेंसी एक पॉपुलेशन में, चूंकि एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर प्रेजेंट है, तो उसके लिए एक जीन है, तो जीन की फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन में फिक्स होती है, ठीक है? तो हमने क्या कहा, इन ए गिवन पॉपुलेशन वन कैन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एलील और ऑफ ए जीन और लोकस, ठीक है? लोकस मतलब क्रोमोसोम पर वे स्थान जहां पर जीन मिलते हैं, द प्लेस ऑन द क्रोमोसोम वेयर जीन्स आर प्रेजेंट, उसे हम लोकस कहते हैं। दिस फ्रीक्वेंसी इज सपोज टू बी रिमेन फिक्स्ड एंड इवन रिमेन द सेम थ्रू जनरेशन, के कहते हैं यदि कोई म्यूटेशन ना हो, सुनिए बात, यदि कोई म्यूटेशन ना हो,
कोई नेचुरल सिलेक्शन ना हो, कोई जीन फ्लो ना हो, कोई जीन माइग्रेशन ना हो। तो कहने का मतलब यह है कि जीन को कोई तरह का डैमेज ना हो, तो जीन फ्रीक्वेंसी जनरेशन आफ्टर जनरेशन फिक्स रहती है कि इसको हम हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम या हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकला यहां पे बेटा, सुनते बात ध्यान से। यहां कंक्लूजन ये निकला कि हार्डी-वीनबर्ग ने बतलाया कि कोई भी पॉपुलेशन में कोई पर्टिकुलर जीन है एक कैरेक्टर के लिए, उसकी फ्रीक्वेंसी जनरेशन आफ्टर जनरेशन फिक्स रहती है। ठीक, मतलब ये कहता है आपसे, दिस प्रिंसिपल सेज दैट द एलील फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन आर स्टेबल। एक ध्यान से बात सुनिएगा बेटा, ठीक है ना। ये क्या कहता है, ये सिद्धांत कहता है आपसे कि एक जनसंख्या में एलील की आवृत्ति स्थिर होती है, स्टेबल होती है, कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन के। क्लियर, मतलब एलील क्या होता है बेटा, एक जीन और उसका एक अल्टरनेट फॉर्म। तो एलील की फ्रीक्वेंसी जो है एक जनसंख्या में स्टेबल होती है, जनरेशन टू आफ्टर जनरेशन वो कांस्टेंट होती है उसके। द जीन पूल मतलब क्या होता है, जीन पूल का मतलब क्या, टोटल जीन्स ऑफ ए पॉपुलेशन प्रेजेंट इन दी गैमेट के। गैमेट, एक पॉपुलेशन के गैमेट में प्रेजेंट कुल जीन जो होते हैं उसको हम जीन पूल कहते हैं। द जीन पूल रिमेन ए कांस्टेंट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड दी जेनेटिक इक्विलिब्रियम, इसे हम अनुवांशिक साम्यावस्था कहते हैं। सम टोटल ऑफ ऑल द एलिलिक फ्रीक्वेंसी इज 1 के सभी एलिलिक फ्रीक्वेंसी मतलब डोमिनेंट एलिल की फ्रीक्वेंसी प्लस रेसिस्टिव एलिल की फ्रीक्वेंसी दोनों का योग 1 होता है। क्लियर, 1 होता है। आपस में एलिल की फ्रीक्वेंसी, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा आपसे कि आपके एलिल की फ्रीक्वेंसी हम पी और क्यू की बात करें, दोनों को मिलाकर दोनों का योग कितना रहेगा, 1 रहेगा। कि मैंने क्या कहा आपसे, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलिल एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसिस्टिव एलिल के दोनों को मिलाकर पी प्लस क्यू। P यहां पे क्या रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल p रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलिल एंड Q रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसिस्टिव एलिल। दोनों को मिलाके क्या, दोनों का योग 1 होगा बेटा। मान लो कोई बोलता है आपसे, कहता है आपसे कि एक दी गई जनसंख्या में एलिल स्मॉल a, ध्यान से बात सुनिए, एक दी गई जनसंख्या में एक एलिल स्मॉल a है, उसकी फ्रीक्वेंसी 0.3 है। तो बताइए डोमिनेंट एलिल की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो आप बोलोगे यदि रेसिस्टिव एलिल की फ्रीक्वेंसी 0.3 है तो डोमिनेंट एलिल की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कैपिटल ए की। तो हमने कहा p प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है। q का वैल्यू 0.3 दे रखा है उन्होंने, p का वैल्यू निकालना है, तो 1 माइनस 0.3 0.7 इसका आंसर आ गया। ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन यहां पर बेटा, ध्यान से बात सुनो, क्या बोल रहा है आपसे, वो कह रहा है आपसे एक दी गई जनसंख्या में यदि रेसिस्टिव एलिल अप्रभावी एलिल की फ्रीक्वेंसी 0.3 है तो डोमिनेंट एलिल की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो हमें मालूम होना चाहिए कि डोमिनेंट एलिल की फ्रीक्वेंसी प्लस रेसिस्टिव एलिल की फ्रीक्वेंसी कुल योग क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो 1 में से घटा देंगे, आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन यहां पे बनाए। ठीक है ना। अब देखो क्या बोल रहा है आपसे वो, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज फॉर एग्जांपल कैन बी नेम्ड एज पी एंड क्यू। एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में पी और क्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिल कैपिटल ए, डोमिनेंट एलिल की फ्रीक्वेंसी पी हो गया, रेसिस्टिव एलिल की फ्रीक्वेंसी क्यू हो गया। ठीक, तो कैपिटल ए जीनोटाइप वाले जीवों की फ्रीक्वेंसी क्या होगा, पी स्क्वायर होगा। ठीक, और जो रेसिस्टिव वाले होंगे उनका क्यू स्क्वायर होगा और हेटेरोजाइगस का क्या होगा, 2pq होगा। एक काम करते हैं, हम इस बायनोमियल एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे हम एक काम करते हैं, समझने की यहां पे कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए अब पते की बात यह है कि हम एक काम करते हैं, हम इतना जानते हैं कि डोमिनेंट एलिल की फ्रीक्वेंसी जो कैपिटल ए है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, स्मॉल पी एच के। रेसेसिव एलिल स्मॉल ए इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, क्यू है। ठीक है, इतना हम जानते हैं, हमें पता है। अब हमने क्या कहा बेटा, हमने कहा कि मान अब एक मोनोहाइब्रिड कॉस, नॉर्मल मोनोहाइब्रिड कॉस हम देखें यहां पे, तो हम क्या बोलेंगे, हम क्या पाते हैं बेटा, एक नॉर्मल मोनोहाइब्रिड कॉस यदि हम देखें तो उसमें क्या मिलेगा हमें, एक नॉर्मल मोनोहाइब्रिड कॉस में यदि हमने क्या किया, हमने जो है वो कैपिटल ए को क्रॉस कराया, स्मॉल ए से F1 में सारे कैपिटल ए स्मॉल ए मिलेंगे, फिर इसको हमने इंटर क्रॉस कराया। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा बेटा, F2 जनरेशन मिलेगा हमको। सुनो, मेंडलियन जेनेटिक्स को लगा रहे हैं यहां पे। अब क्या है, यहां पे क्या आएगा, कैपिटल ए आएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए आएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए आएगा, स्मॉल ए आएगा। मैं आपका बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा इसमें क्योंकि मैं ऑलरेडी ये सब चीजें जेनेटिक्स में करवा चुका हूं बेटा। ठीक है ना, क्लियर, ऐसा आएगा ना। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आया, क्या आया इसमें आया एक कैपिटल ए रेशियो 2 कैपिटल ए स्मॉल ए रेशियो 1 स्मॉल ए आया, ये आया। ठीक है, चलो एलिल की फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी क्या है, स्मॉल पी है, तो हमने क्या कहा, हमने कहा स्मॉल पी डॉट स्मॉल पी।
रेशियो टू स्मॉल p डॉट स्मॉल q, क्योंकि जहां जहां जीन लिखा वहां फ्रीक्वेंसी लिख दी इसकी हमने, 1 स्मॉल a मतलब स्मॉल q डॉट स्मॉल q, ऐसे ही लिखोगे ना आप। देखो कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी स्मॉल p थी, ठीक है, स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी स्मॉल q थी, तो हमने जहां जहां कैपिटल ए था वहां p स्मॉल p लिख दिया, यहां पे कैपिटल स्मॉल ए था वहां पे स्मॉल q लिख दिया हमने। तो क्या मिला हमें ये मिला, यानी इसको आदि हमने यहां पे सॉल्व किया इसको, तो हमें क्या मिला, हमें ये मिला p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर। मिला या नहीं मिला, मिला, ठीक है। मतलब ये है बेटा कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन, अब इसको यदि हम जो है वो फिर से इसको बाइनोमियल एक्सप्रेशन में हम जो है वो सम अप करें तो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे p प्लस q, ठीक है, स्क्वायर इक्वल टू 1, यही तो मिला हमें, और क्या मिला, क्या सॉल्व कर लीजिए आप इसको, p स्क्वायर प्लस 2pq, ठीक है बेटा, है ना, और प्लस जो है q स्क्वायर आएगा, आया ना यहाँ पे। तो हमने क्या कहा, देखो ये लिखा है यहाँ पे इन्होंने, देखो क्या लिखा है इन्होंने, p प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है ना बेटा, है ना, यही आया ना जो एनसीईआरटी में लिखा है। कैसे आया मैंने आपको बताया बेटा, ऐसे आया ये, ठीक है, ये इस प्रकार से बेटा ये आएगा यहाँ पे ना, ठीक है, क्लियर। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ बेटा, एक दिमाग में फंडा डाल लो के, p स्क्वायर रिप्रेजेंट कैपिटल ए डोमिनेंट होमोजाइगस एलील को रिप्रेजेंट करता है, 2pq रिप्रेजेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, 2 कैपिटल ए स्मॉल ए को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, ठीक है। फिर जो है क्यू स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, क्यू स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा स्मॉल ए को ये रिप्रेजेंट करेगा, है ना बेटा, क्लियर, ठीक है ना। हम ये समझ गए बात को कि डोमिनेंट p स्क्वायर डोमिनेंट एलील की होमोजाइगस कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, q स्क्वायर रिसेसिव एलील की जो है होमोजाइगस कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, और 2pq जो है हेटेरोजाइगस एलील को रिप्रेजेंट करता है, हेटेरोजाइगस कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये इक्वेशन दिमाग में रखोगे ना तो कुछ क्वेश्चन है ऐसे जो जीन फ्रीक्वेंसी पर बेस्ड है, वो आप कर पाओगे बेटा, ठीक है। चलिए अब देखो व्हेन फ्रीक्वेंसी मेजर्ड डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेक्ट, अब हमको पता है कि जीन फ्रीक्वेंसी बदलती नहीं है, लेकिन जब आपने मापा और आपको अलग मिली, कि जैसी आपको अलग मिली तो आपको हुआ आश्चर्य कि अलग क्यों है ये, क्योंकि कारण ये है कि इसके अलग होने के पीछे कुछ कारण हो सकते हैं, मतलब इसके अंदर कोई परिवर्तन आया है। जीन फ्रीक्वेंसी सामान्य अवस्थाओं में यदि आप इवोल्यूशन को नहीं मानते, नेचुरल सिलेक्शन की बात नहीं करते हैं, तो जीन फ्रीक्वेंसी कायदे में बदलनी नहीं चाहिए थी, पर जीन फ्रीक्वेंसी यदि बदल गई है मतलब कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। क्या हो गया है, इवोल्यूशन हो गया भाई, गाना नहीं गा रहा हूं मैं के, मतलब इवोल्यूशन यहां पे हो गया। तो कहने का मतलब है यदि हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम में, यदि हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम में जेनेटिक इक्विलिब्रियम में कोई भी डिस्टरबेंस आता है, यदि हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम में जेनेटिक इक्विलिब्रियम में कोई भी डिस्टरबेंस आता है, तो वो इस बात का सूचक होता है, वो इस बात का इंडिकेटर होता है कि कुछ गड़बड़ हो गई, ये बात मतलब इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है वो, याद रखिएगा, ठीक है। याद रखिएगा बेटा, हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को प्रभावित करने वाले फैक्टर 5 होते हैं। देयर आर 5 फैक्टर दैट अफेक्ट द हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। जेनेटिक इक्विलिब्रियम को प्रभावित करने वाले फैक्टर जो है वो 5 होते हैं। क्या होते हैं? नंबर 1 जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो, ठीक है। कुछ लोग, जैसे सपोज हमने कहा आपसे कि हुआ क्या, हुआ ये, इमेजिन करते हैं कि एक हम बिल्कुल जनरल सीन इमेजिन करते हैं। एक आइलैंड था, उस आइलैंड पर जो है वहां पे ट्राइबल कम्युनिटी, ट्राइब्स रहा करते थे वहां पे कई सारे, ठीक है ना। एक ट्राइबल कम्युनिटी वहां रहती थी आइलैंड पर, अच्छे से रहता अपना जो भी काम चला। वहां पर अचानक अंग्रेज पहुंच गए वहां पे। अंग्रेजों ने देखा कि यार इस आइलैंड पर तो काफी सारा रिसोर्सेज अवेलेबल है, इसमें तो जमीन खोदो, इसमें से सोना निकल रहा है, इसमें से जो है वो कई मेटल्स निकल रहे हैं, और ये आइलैंड तो बड़े काम का है, इसमें तो अच्छे अलग तरह के फल भी लगते हैं, और इसके पास तो बहुत नेचुरल रिसोर्सेज है, क्यों ना इस पर कब्जा कर लें। अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। ट्राइबल कम्युनिटी को उन्होंने जो है परेशान करना शुरू किया, हटाना शुरू किया, उनके घरों को छीन लिया, और वो फाइनली ट्राइबल कम्युनिटी उस आइलैंड को छोड़ के कहीं और चले गए वो, ठीक है। पहले उस आइलैंड पर ट्राइबल कम्युनिटी के लोग थे, उनके बच्चे थे वहां पे, वो वहां रह रहे थे। अब सडनली हुआ है गिने चुने लोगों को छोड़कर वहां पे अंग्रेज आ गए हैं और वो सारे कहीं और चले गए हैं,
तो बताइए क्या हुआ? उस ट्राइबल कम्युनिटी का जो ब्लैक लोग वहां पर थे, जो ट्राइबल कम्युनिटी के जो लोग वहां पर थे, उनके जीन, उनका पूरा पॉपुलेशन का जो जीन पूल था वो शिफ्ट किया या नहीं किया, कहीं और किया? अब उस पर्टिकुलर आइलैंड जहां पर अंग्रेज बस गए थे, वहां का यदि हम जो है 100 साल पहले का जीन फ्रिक्वेंसी देखें और आज का देखें, फर्क मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा फर्क। लोग बदल गए, कुछ यहां से वहां चले गए, कुछ बाहर से वहां आ गए, तो ये जीन फ्रिक्वेंसी को अफेक्ट करता है, सीधी जीन फ्लो और जीन माइग्रेशन। ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या हुआ? अब सुनो, ये सब कहानियां सुनना के। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या हुआ कि एक जगह थी, उस आइलैंड पे, हम छोटी छोटी कहानियां दिमाग में रखेंगे, एक आइलैंड पर अलग अलग कम्युनिटी के लोग थे, कुछ निग्रो रहा करते थे वहां पे, कुछ वहां पर जो है अफ्रीकन, मतलब अफ्रीकन या निग्रो रहा करते थे, कुछ यूरोपियन वहां पर थे, और कुछ एशियाई मूल के लोग, एशियाई लोग वहां पर थे। भाई कॉन्टिनेंट वाइज लोग है ना, तो मैंने कहा कि एक कोई आइलैंड था, कोई जगह थी, वहां पे जो है कुछ कुछ अफ्रीकन थे, कुछ यूरोपियन थे, और कुछ एशिया के लोग थे। वहां पे कोई बीमारी फैली, एक वायरल डिजीज फैली। उस वायरल डिजीज ने क्या किया कि वो जीन, मतलब कुछ पर्टिकुलर, भाई हर जीन में अपने कुछ केमिकल बनते हैं, तो उसने क्या किया, उसने सबसे अधिक अफेक्ट किया, उसने किसको? यूरोपियन लोगों को। हुआ क्या कि वो बीमारी होती थी, लोग बीमार पड़ते थे, रिकवर नहीं कर पाए, कुछ लोग मर गए। देखा गया कि यदि बीमारी 100 लोगों को हुई है तो 100 में से 100 के 100 जो अफ्रीकन थे उनको बीमार पड़े, ठीक हो गए, कुछ नहीं हुआ उनको। 100 में से 90 एशियाई लोग, 90 95 95 एशियाई लोग बीमार पड़े, 100 लोग में बीमार पड़े, 95 एशियाई लोग जो है वो रिकवर कर गए, 5 लोगों की डेथ हो गई मान लो। जब वही बीमारी यूरोपियन को हुई तो 100 में से जो है वो 50 लोगों की डेथ हो गई, 50 ही बचे। सेम बीमारी थी वो। अभी क्या हुआ? अभी यह हुआ कि एक बीमारी ने एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को अफेक्ट किया और वो जीन एलिमिनेट होने लगे धीमे धीमे। कोई घटना घटी जिसके चलते जीन, पर्टिकुलर जीन जो है वो कम होने लगा एकदम। दैट इज द जेनेटिक ड्रिफ्ट। कोई इवेंट घटा, चांस इवेंट टाइप इवेंट था, अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि कुछ लोग खत्म होने लगे वो। तो जीन फ्रीक्वेंसी वहां की ओवरऑल बदली या नहीं बदली? बदल गई वहां के। फिर म्यूटेशन की बात करें, कोई नया कैरेक्टर वहां पे आ गया जिसको प्रकृति ने एक्सेप्ट कर लिया, वो जीन फ्रीक्वेंसी को बदल देगा उठ के। फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो होता है वो भी ग्रेजुअली जीन फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है। और नेचुरल सिलेक्शन, दैट इज द पार्ट ऑफ द इवोल्यूशन, वो भी कुछ ऐसा इन्वायरमेंटल परिवर्तन आया कि अचानक से उस आइलैंड पे जहां पर अंग्रेज रहा करते थे, एशियाई लोग रहा करते थे और अफ्रीकन रहा करते थे, अचानक से उस आइलैंड पे कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ, जलवायु परिवर्तन हुआ कि वहां अधिक गर्मी पड़ने लगी, बहुत गर्मी पड़ने लगी। यूरोपियन लोग बोले भैया हम इतनी गर्मी सहन नहीं कर पाएंगे, हम तो वापस इंग्लैंड लौट रहे हैं, वो लौट गए इंग्लैंड। एशियाई लोगों ने कहा कि हम में से जो लोग रह सकते हैं भारत वापस जा रहे हैं, बाकी कहीं आसपास जाएंगे, भैया हमारे बस की नहीं है। अफ्रीकन बोले वाह अपना घर जैसा माहौल हो गया है, तो वो वहीं रहने लगे। तो प्रकृति में कुछ घटना घटा, कुछ के लिए वो सुटेबल था, कुछ के लिए नहीं था। अभी जीन फ्रीक्वेंसी लोगे तो क्या होगा? अफ्रीकन जीन, लोगों के जीन आपको बहुतायत में दिखाई पड़ेंगे। तो ये छोटे छोटे एग्जांपल है जो आपको बताते हैं कहानी में कि एक्चुअली में कैसे प्रकृति में काम होता है। ठीक है, चलिए। When migration of a section of population to another place, मतलब बड़ी संख्या में जनसंख्या का एक हिस्सा जो है वो दूसरी जगह चला जाए, and population occurs gene frequency change in the original as well as the new population। अब क्या होगा कि जैसे कुछ लोग यहां से उठ के कहीं और जाते हैं, तो यहां का जीन फ्रीक्वेंसी चेंज किया उन्होंने, और जहां पहुंचते हैं वहां का जीन फ्रीक्वेंसी वो चेंज करते हैं, वहां पे ऐड हो जाएंगे, यहां से डिलीट हो जाएगा उनका एलिल। ठीक है ना बेटा? न्यू जीन एलिल एडेड टू द न्यू पॉपुलेशन में ऐड हो गए वो, और पुरानी पॉपुलेशन से वो जीन एलिल जो है वो कम हो गए वो। इसका मतलब, इसे हम बोलते हैं जीन फ्लो, कि मतलब जीन फ्रीक्वेंसी यहां से वहां शिफ्ट हो गई है वो। ठीक है, फिर इफ सम चेंजेस ऑकर्स बाय चांस, यदि कोई परिवर्तन ऐसे होते हैं जो अचानक से हो गए होते हैं, जिसे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं, उसमें एलिल फ्रीक्वेंसी जो है वो कई बार पुरानी पॉपुलेशन की तुलना में नई पॉपुलेशन में डिफरेंट हो जाती है। कहते हैं कि जो बचे हुए जीव होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि नई पॉपुलेशन कैसी होगी, इसे फाउंडर इफेक्ट कहते हैं, इसे फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। आप समझो बात को अच्छे से। ठीक है, हम समझते हैं। एक आइलैंड था, ये एक आइलैंड था। ठीक है, इस आइलैंड पे कुछ इंसेक्ट रहा करते थे। ठीक है, मैंने कहा ये इंसेक्ट है, मैंने ब्लू वाला, मैंने कहा ये ब्लू वाला इंसेक्ट है। 5 इंसेक्ट, इमेज एग्जांपल है, 5 इंसेक्ट के। फिर ये ठीक है, 3 इंसेक्ट ये है, और हमने कहा ये भी इंसेक्ट है, ये बड़ी संख्या में यहां पे।
ठीक है, हमने क्या कहा, हमने कहा दिस इज दी ओरिजिनल पॉपुलेशन, ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है बेटा, है ना, समझ रहे हैं बात को, ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है। आप सोच रहे हो कि ये जो है मेरे बाजू में जो है ये कौन है, ये है बायोमेंट्रस का नया मैस्कॉट, ये मैं नहीं हूं। अब मैं इसका चेहरा मुझसे मिलता जुलता है, पर ये बायोमेंट्रस की टीम का ओरिजिनल एक्चुअल और जो है सबसे बड़ा सुप्रीम कमांडर है, ये मैं नहीं हूं, ये बायोमेंट्रस के कमांडर है। हाँ, हम दोनों जुड़वा भाई हैं, इसलिए चेहरा हमारा मिलता जुलता दिख रहा है हमको, ठीक है। चलो, तो अभी क्या है, ओरिजिनल पॉपुलेशन है। इसमें क्या हुआ कि कोई, अब इसमें क्या हुआ बेटा, इसमें हुआ ये कि कोई माय गॉड, फिर से बनाना पड़ेगा ये। चलो हम फिर से बनाते हैं ना, आप थोड़ा सब्र रखिए मेरे साथ में, क्योंकि ये कई बार सेंसिटिव है ना, मैं आपसे कहा कि हार्ट टच होता है मेरा। चलो, ये मैंने कहा कि ये आइलैंड पे ये, ठीक है, इंसेक्ट थे ये, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, सब रखते हैं, कई बार है ना ऐसा हो जाता है कुछ कई बार, तो ठीक है ना, हम फिर से बनाते हैं इसको, ढेर सारा ढेर सारा ढेर सारा, ठीक है, ढेर सारा, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये है ओरिजिनल पॉपुलेशन, ठीक है। क्या हुआ बेटा, हुआ ये कि कुछ ऐसा घटा, समथिंग हैपेंस, कुछ हुआ बेटा, यहां पे कोई केमिकल आ गया, कोई शिकारी आ गया, जिसके चलते क्या हुआ, पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा जो है वो वहां से शिफ्ट कर गया। कहां शिफ्ट कर गया, एक दूसरा आइलैंड के, ये एक आइलैंड था, और यहां से कुछ जीव जो है वो शिफ्ट कर गए, कहां पे, नए आइलैंड के, दे शिफ्ट टू द न्यू आइलैंड, या सेम जगह पे थे, सेम जगह पे मर गए मान लो मैंने, या नई जगह पे शिफ्ट कर गए उठ के, कि वहां पे कंडीशन ऐसी बन गई थी कि वहां पे रह पाना मुश्किल था। तो क्या हुआ, अब ये जो शिफ्ट किए वो कैसे आ गए, मैंने कहा ये 2 शिफ्ट किए, ये एक शिफ्ट किया, ये मान लो ये 4 इंसेक्ट वहां से यहां आ गए। अब सुनो बात ध्यान से, ये जो पॉपुलेशन थी, दिस इज द फाउंडर ऑफ न्यू पॉपुलेशन, नई जनसंख्या जो बनेगी उसके फाउंडर मेंबर बन गए। अब क्या हुआ, अब संख्या बढ़ी, धीमे धीमे संख्या बढ़ी, तो क्या हुआ, ये चूंकि अधिक थे तो ये अधिक हो गए, ये कम थे तो ये कम रह गए। मान लो ये 2 आए थे यहां पे, ये मान लो 3 आए थे यहां पे, समझने के लिए बता दिया मैंने, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्या हुआ, अब इस नई जनसंख्या, यदि आप इस नई पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसी को पुरानी पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसी से कंपेयर करोगे, क्या ये सेम है, सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है, क्योंकि आपने कहा सर जो वहां से शिफ्ट होकर यहां आए थे ना, उनने जो पॉपुलेशन बनाई उसकी फ्रीक्वेंसी तो अलग हो गई ना, तो मतलब दे आर दी फाउंडर मेंबर, संस्थापक हो गए वो, तो इसे फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ, या कुछ ऐसा घटना घटा कि कुछ जीव अलग आइलैंड पे चले गए या सेम आइलैंड पर रह गए, उसमें से कुछ जो बचे होंगे वे फाउंडर मेंबर कहलाएंगे, और अगली पॉपुलेशन उनके अकॉर्डिंग बनेगी, इसे फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। क्लियर, ठीक है। Microbial experiment show that the pre-existing advantageous mutations when selected will result in observation of new phenotype। अब ये एनसीईआरटी किसके बारे में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है लेडरबर्ग रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में। क्या एनसीईआरटी चुपचाप है, यहां पे लिखा नहीं उसने इसको के, पर पूछा वही है, बताया वही है, उसने एनसीईआरटी ने बताया वही है, भले ही लिखा ना हो लेकिन उन्होंने बताया वही है इस बारे में, ठीक है। क्या लिखा, लेडरबर्ग रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट कैसे लिखा, उन्होंने कहा माइक्रोबायल पर प्रयोग किए गए, मालूम चला कि पहले से प्रेजेंट जो म्यूटेशन होते हैं उनका कई बार एडवांटेज मिल जाता है, और वो नए फिनोटाइप के रूप में सिलेक्ट कई बार कर लिए जाते हैं उठ के। नेचुरल सिलेक्शन इज ए प्रोसेस, प्राकृतिक चयन एक प्रक्रिया है, इन विच हेरिटेबल वेरिएशंस इनेबलिंग बेटर सर्वाइवल, जिसमें कि वंशागत होने वाले विभिन्नताएं जो होती है वो कई बार बेटर सर्वाइवल में एक रोल प्ले करती है, और ऐसे जीव रिप्रोड्यूस कर पाते हैं
अपने अधिक संतानों को उत्पन्न कर पाते हैं और एक नई पॉपुलेशन को वो तैयार कर पाते हैं। ये नेचुरल सिलेक्शन बोलता है, कहता है कि यदि कुछ अंतर होंगे, ऐसे वेरिएशन होंगे जो हेरिटेबल वेरिएशन है, यूजफुल वेरिएशन है, वे अगली पॉपुलेशन में जो है वो चले जाते हैं और वो वहां जाकर जीवों को जो जिनके अंदर होते हैं वेरिएशन वो उनको बेहतर प्रकार से एडॉप्ट करने में हेल्प करते हैं ताकि वो उस एनवायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव कर सके, अधिक बच्चों को उत्पन्न कर सके। उसी तो फिटनेस कहा था हमने, ठीक है। देखो अब रेप्लिका प्लेटिंग क्या होता है, इसको एक बार थोड़ा देख लेते हैं बेटा। हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है, आप बोलोगे कि सर आप डिटेल में पढ़ा रहे हो, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। जो स्टेटमेंट लिखा ना उसके लिए हम जा रहे हैं थोड़ा के। टाइटन क्रैश कोर्स है, एक्सटेंडेड क्रैश कोर्स है, थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा एक्स्ट्रा, है ना। तो अभी क्या बात कर रहे हैं बेटा आप, ठीक है। देखो क्या किया हमने बैक्टीरिया को जब भी कभी बेटा हम कल्चर करते हैं तो हम एक कल्चर प्लेट लेते हैं। कल्चर प्लेट में हम न्यूट्रिएंट मीडियम को डालते हैं, पोषक पदार्थों को डालते हैं, उसमें बैक्टीरिया ग्रो करता है, ठीक है। और एक ओरिजिनल कल्चर प्लेट जिसमें लिया हमने, एक बैक्टीरियल कॉलोनी को तैयार किया, उसको हमने मास्टर प्लेट बोला। तो मास्टर प्लेट मतलब एक कल्चर प्लेट है जिसमें बैक्टीरियल कॉलोनी तैयार है। देखो तीनों बैक्टीरियल कॉलोनी दिखाई पड़ रही है। फिर क्या किया हमने, एक स्टाम्प के समान, जैसे होता है ना स्टाम्प, ठीक है, जिससे मेरा स्टाम्प है, तो एक स्टाम्प के समान हमने क्या किया, एक हमने जो है वो वुडन पीस लिया, सामने हमने कपड़ा लगा दिया, उसमें कपड़ा लगा के हमने इस कपड़े से स्टाम्पिंग किया उसको, ओरिजिनल प्लेट पे टच किया, उसको टच किया हमने और हटा लिया। टच करने पे क्या हो, कुछ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया यहां प्रेजेंट था वो इसमें यहां आगे देखो, आप आगे देखो, आप प्लेट को ध्यान से देखो, ठीक है। यानी जो स्टाम्पिंग प्लेट है उसको हमने ध्यान से देखा, हमने क्या कहा, हमने क्या किया, वेलवेट का कपड़ा लिया और उस कॉलोनी की मिरर इमेज इस कपड़े पर आ गई। टच करोगे आप पैटर्न को तो वैसा का वैसा आ जाएगा। भाई मान लो मैंने क्या किया, ये बिल्कुल वैसी वाली बात है, बिल्कुल वैसी वाली बात है, इसे मैं बताने की कोशिश करूं कैसे हुआ। ये प्लेट है, पता नहीं ग्रीन है, दिखेगा नहीं दिखेगा आपको, चलो करके देखते हैं। देखो देखो है ना, आपको कलर वो ग्रीन है ना, तो क्रोमा के चलते आपको अलग दिख रहा होगा। ये देखो ध्यान से, मेरा हाथ गौर से देखिए, दिख रहा है आपको कुछ कुछ, है ना, हाथ में छेद हो गया, हाथ में एक दिख रहा है, ठीक है। मैंने इसको इस पे स्टाम्प कर दिया, मैंने देखो इस पे मैंने इसको स्टाम्प किया, है ना। देखो यहां आया ना, ये आपको छेद नहीं दिख रहा है, देखो मैं थोड़ा सा इंक और लगाता हूं इसमें ताकि स्टाम्पिंग बराबर स्टाम्पिंग इसमें हो सके, ठीक है। मैंने लगाया इसको और उसके बाद मैंने इसको जो है उसको हाथ को इस पे किया, तो ये स्टाम्पिंग देखो दिख रहा है, ठीक है। ये ग्रीन है ना, ये हो गया स्टाम्पिंग ना, ठीक है। अभी चूंकि ये क्या है देखो, है ना, इसी का कॉपी रेप्लिका यहां पे आ गया ना ये, ठीक है, आया ना। ये मास्टर प्लेट था और ये क्या था, ये इसका रेप्लिका प्लेट है, ये क्लियर आ गया, ठीक है। रेप्लिका प्लेट हमने इससे मास्टर प्लेट से हमने कई सारी रेप्लिका प्लेट को तैयार किया हमने। उसके बाद क्या किया हमने रेप्लिका प्लेट में से एक रेप्लिका प्लेट में क्या किया, हमने एंटीबायोटिक डाल दिया, हमने एम्पिसिलिन, हमने क्या डाल दिया, हमने एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक को डाल दिया। एक रेप्लिका प्लेट में हमने एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक को डाल दिया। अब क्या देखा हमने कि उस एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक को डालने पर जिस प्लेट में नहीं डाला सारे बैक्टीरिया ग्रो किए, जिसमें डाल दिया उसमें 90% से ऊपर बैक्टीरिया मर गए, लेकिन 10-20 बैक्टीरिया ऐसे थे जो बच गए। 10% सपोज बैक्टीरिया बच गए या 5% बैक्टीरिया बच गए, और जो बचे हुए बैक्टीरिया उन्होंने पूरी नई कॉलोनी तैयार की और वो अलग थे। अब आप प्रश्न ये उठा, क्या एम्पिसिलिन डालने के बाद म्यूटेशन हुआ? ऐसा नहीं हुआ। वो जो बैक्टीरियल कॉलोनी थी ओरिजिनल, उसमें कुछ बैक्टीरिया ऑलरेडी ऐसे थे, ध्यान से बात सुना, जो ओरिजिनल बैक्टीरिया कॉलोनी थी उसमें कुछ बैक्टीरिया ऐसे ऑलरेडी प्रेजेंट थे जिनके पास वो म्यूटेशन कि एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक से उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो ऑलरेडी प्रेजेंट था। लेकिन शुरुआत में कोई एडवांटेज नहीं मिला क्योंकि एम्पिसिलिन मीडियम में था ही नहीं, सब एक बराबर था, कोई एडवांटेज नहीं मिला। लेकिन एडवांटेज कब मिला? जैसे ही मुश्किल वक्त आ गया तो एडवांटेज मिला। आपको मजे की बात बताता हूं, जब मैं न्यूयॉर्क से दिल्ली की फ्लाइट में था, मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूं, न्यूयॉर्क से दिल्ली की फ्लाइट में था। अब देखो हम बहुत अमीर आदमी तो है नहीं, हम जब मतलब हम डॉक्टर हैं, मिडिल क्लास आदमी हैं, तो हम जब जो है वो ट्रेवल किए न्यूयॉर्क से दिल्ली के लिए, मतलब मिडिल क्लास का मतलब ये वाले कि हाँ ठीक ठाक मिडिल क्लास है ना। तो आप बोलोगे डॉक्टर के पास कुछ नहीं होता क्या? नहीं, सब है ना, हमारे पास घर गाड़ी
जो सब बेसिक फैसिलिटी जो एक डॉक्टर को होती है वो सब हमारे पास है। पर हम टाटा बिरला अंबानी जैसे थोड़ी ना है भाई कि जो है फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे हैं तो सबसे आगे वाला एग्जीक्यूटिव क्लास ना ये फर्स्ट क्लास ये सब पूरा आपका झांकी पूरी बड़ी वाली वो अपने पास नहीं है। ठीक है, आम आदमी यदि होगा भी तो हम उसका इस्तेमाल, उस पैसे का इस्तेमाल जो है वो और लोगों के वेलफेयर में करेंगे, बजाय अपने कि मैं बहुत बड़ी लग्जरी अपने लिए अवेल करूं। मैं चाहूंगा कि मेरे जो देश के जो बाकी लोग हैं जिनको बेसिक नीड की रिक्वायरमेंट है उनके लिए मैं कुछ करूं। ठीक है, मैं अभी हाल ही में सुनने में आया कि भाई जो है हमारे जो है गवर्नमेंट जो है वो नया पीएमओ हाउस बड़ा भारी बना रहे हैं जो 10-12 हज़ार करोड़ का कितने का बन रहा है वो। तो मैं वही बोलूंगा कि मैं यदि उनकी जगह पे मैं होता तो मैं बोलता भैया इस पैसे को एक काम करो, पहले पता लगाओ कितने जिले हैं, कितने तहसील हैं, कितने ब्लॉक हैं, कितने अस्पताल ऐसे जिनकी हालत बड़ी खराब है। तो प्राइम मिनिस्टर तो जहां रह रहे हैं वहां रह लेंगे, उसी घर को रिनोवेट कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। देश के सेवक हैं, देश की सेवा करने के लिए कहीं भी रह लेंगे भाई। लेकिन जो छोटे छोटे अस्पताल है ना वो 10,000 करोड़ रुपया उन अस्पतालों में लगा के वहां की फैसिलिटी एकदम इंप्रूव कर दी जाए कि जिले से आदमी को कहीं बाहर आने ना पड़े, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट हो सके। मुझसे कोई बोलेगा तो मैं बोलूंगा नहीं, पहले भैया इंश्योर करते हैं कि कोई देश में कोई खाली पेट भूखे पेट पानी पी के ना सोए, पेट पे कपड़ा बांध के ना सोए। इंश्योर करते हैं कोई आदमी इलाज ना मिलने से ना मरे। इंश्योर करते हैं कि हर व्यक्ति, हर नौजवान को पढ़ने लिखने के बाद रोजगार मिले। इंश्योर करते हैं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए कि हम दुनिया के ग्लोबल हब बन सके, दुनिया को हम एक्सपोर्ट कर सके। ऐसा इंश्योर करते हैं हम कि हमारे देश का हर नौजवान जो है वो शिक्षित हो, डिग्री तो मिले उसको, लेकिन साथ में उसको नौकरी भी मिले। हम ऐसा इंश्योर करते हैं तो मैं वो चाहूंगा। मैं बहुत आम आदमी हूं, लेकिन मुझे यदि कोई उठा के बोल देगा कि तुम आज से तुम प्राइम मिनिस्टर, तो मैं वो एक जमाने में एक मुगल बादशाह था पुता, तो मैं वो आप उससे सहमत नहीं होंगे। वो बड़े मतलब रिलीजन को लेके बड़े कट्टर थे, लेकिन कहते हैं कि साहब औरंगजेब जो है वो उनके समय जितना बड़ा भारत का साम्राज्य था उतना बड़ा कभी रहा ही नहीं इंडिया। औरंगजेब जो है वो जमीन पर जो है वो अपना वो जो मैट बिछाकर सोया करते थे। हालांकि वो बड़े क्रूर थे, तमाम चीजें उनके बारे में नेगेटिव भी है, लेकिन कुछ चीजें इसलिए कि वो राज्य के लिए करते थे। वो कहते हैं राज्य का पैसा खराब नहीं करना। एक बार अच्छी से बात है कि जो है वो एक बीरबल से मिलने के लिए जो है वो कोई नहीं, बीरबल नहीं, चाणक्य की बात करो। चाणक्य से मिलने के लिए कोई व्यक्ति पहुंचा वहां पर, वो शाम का वक्त था। तो चाणक्य जो है अपना कुछ घर में कुछ काम कर रहे थे। अचानक से जो है कोई व्यक्ति मिलने पहुंचा उनसे, तो उन्होंने कहा भाई हमें चाणक्य से कुछ काम है, मिलना है उनसे, हमको पंडित जी से मिलना है। तो उनके द्वारपाल ने कहा कि 5 मिनट रुकिए, मैं सूचना देकर आता। तो उन्होंने कहा बुला लो अंदर। बुलाया, बिठाया। अब चाणक्य ने जो है क्या किया, जो वहां पे दीपक जल रहा था उस दीपक को उन्होंने बंद किया, अंधेरा हो गया, और दूसरा बाजू में रखा दूसरा दीपक उन्होंने ऑन कर दिया, चालू कर दिया, जला दिया उसको। तो वो जो आदमी आया था उसने कहा साहब ये क्यों किया आपने, ये पहले वाला दीपक जल रहा था, अच्छा खासा जल रहा था, इसको बंद करके आपने दूसरा बाजू में रखा दीपक जलाया, इसके पीछे क्या राज है। तो चाणक्य ने उत्तर दिया, उन्होंने कहा कि देखो दोस्त, ऐसा है जब तुम आए उस समय में राज्य का काम कर रहा था, मेरे को जो है सम्राट को, मगध सम्राट को मुझे जो है कुछ बतलाना था, तो उन्होंने मुझे कुछ काम दिया था, तो मैं राज्य का काम कर रहा था। तो वो जो दीपक जल रहा था वो राज्य का दीपक था, वो मेरे पैसे का दीपक नहीं था, जनता के करों का दीपक था। तो वो दीपक वो जल रहा था, और जब मैं राज्य का काम कर रहा था तो मैं उस दीपक का यूज कर रहा था। जैसे तुम मुझसे मिलने आए, तुमने कहा व्यक्तिगत मुलाकात करनी है, तो मैंने उस दीपक को बंद किया, और मेरी कमाई का जो मुझे तनख्वाह मिलती है, जो सैलरी मुझे राज्य से मिलती है, जो मुझे योगदान राज्य देता है मेरे को जीवन यापन के लिए, उससे जो मैंने तेल खरीदा उसका दीपक मैंने बाजू में रखा हुआ, उसको मैंने जला लिया। इस लेवल की शिद्दत और ईमानदारी जो है देखी जाती थी एक समय प्राचीन भारत में। चाणक्य की कहीं किसी भी स्टोरी में आप पढ़ लीजिएगा, मिलेगा आपको। तो कहने का मतलब यह है कि हाँ, अरे कहानी कहां पहुंच गई भाई, चाणक्य तक पहुंच गया अभी। हाँ, हम फ्लाइट में थे, दिल्ली से, न्यूयॉर्क से दिल्ली की फ्लाइट में थे। फ्लाइट में जब हम अंदर इंटर कर रहे थे, देखा वो बड़ी लंबी चौड़ी लाइन लगती इमिग्रेशन की, वहां से अंदर आए बैठ के, भाई अमेरिका से आपको बाहर में जाओ भी, अब दिल्ली जाओ अपना, के आ गए अपना लंबी लाइन में। फ्लाइट में अंदर बैठे तो कोई एडवांटेज, इकोनॉमी क्लास सीट थी, अपना बैठे हुए थे नॉर्मल, है ना, जो एयर होस्ट, कोई मतलब कोई मोल भाव कुछ नहीं था वहां पे। फ्लाइट में 300-350 लोग जो बैठे होते हैं वो बैठे हुए थे, उसके अंदर सब अपन भी बैठे हुए, उसी में से एक अपन बैठे, है ना। वो एयर होस्टेस निकली, उसने पूछा कि कुछ लेंगे सर, पानी वानी, तो अपने कहा पानी लेंगे, ठीक है, तो पानी वानी लिया। तो जो होता है अपना फिर कुछ, वो तो लंबी फ्लाइट, 17 घंटे की फ्लाइट होती है, कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं, सब एक बराबर। तुम डॉक्टर हो चाहे कुछ, किसी को मालूम नहीं था कि डॉक्टर हूं मैं। सडनली फ्लाइट में 7-8 घंटे के बाद फ्लाइट में एक अनाउंसमेंट होता है
क्या देयर इज एन ऑनबोर्ड डॉक्टर ऑन द फ्लाइट, फ्लाइट पे क्या कोई डॉक्टर है? और उतने में जो उन्होंने पहले अनाउंसमेंट किया, उस समय मैं सो रहा था उसके अंदर, तो मैं सुन भी नहीं पाया कि अनाउंसमेंट उसका हुआ, ठीक है। इतने में वो एयर होस्टेस मेरे पास में आई, उसने आके जो है मुझे जो है उसने उठाया, एक्सक्यूज मी प्लीज। उठे कि क्या? कहा कुछ नहीं खाना। उसने कहा नहीं। उसने कहा कि आर यू डॉक्टर गीतेन? मैंने कहा यस सर वी नीड यू। तो मैंने पूछा क्या हुआ? उसने बताया कि देयर इज ए पेशेंट, एक पेशेंट है वो कॉलेप्स होकर गिर पड़ी यहाँ पर, वहाँ प्रेजेंट है, और वहाँ पे जो फ्लाइट का जो आगे वाला हिस्सा वहाँ पर है वो, और आप प्लीज़ हमारे साथ चलिए। तो हमने कहा तुम्हारे पास क्या क्या इक्विपमेंट है? तो उनके पास बेसिक इक्विपमेंट है, बीपी मॉनिटर, ये थर्मामीटर ना, बेसिक इंजेक्शन, कुछ बेसिक दवाएं रखते हैं वो लोग। तो मैंने अपना मेडिसिन का बैग, जिस मेडिसिन के बैग को अंदर डालने के लिए वो एयरपोर्ट पर बोल रहे थे कि नहीं इसको चेक इन में डालिए, ये मैंने कहा भाई ऐसा है कि ये इमरजेंसी मेडिसिन है, मैं डॉक्टर तो रखा रहने दो उसको, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक किसी ने कहा कि नहीं रख, डॉक्टर है जाने दो भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई दवाएं सब पैक है, सब दवाएं जो है वो प्रिस्क्रिप्शन में लिखी दवाएं हैं, तो उन्होंने आने दिया। मैंने इमरजेंसी मेडिसिन का अपना बैग लिया, मैं गया वहां जाके देखा, मैंने पेशेंट को पूरा चेक में किया, मैंने उसको भाई क्या दिक्कत है, देखा कि भाई सडनली वो हाइपोटेंसिव हो गई थी, ठीक है। तो उनको जो है उनका ग्लूकोज लेवल भी डाउन हो गया था, तो उनको फिर इसी प्रकार से जो है उनको मैंने स्टेबलाइज किया, कुछ मेडिसिन भी दी उनको मैंने, वो स्टेबलाइज करी पेशेंट। उनके जो रिलेटिव थे वो सब आसपास खड़े हुए थे। फाइनली जो है वो आधे घंटे पौन घंटे के बाद कंडीशन नॉर्मल हुई, वो होश में भी आ गई वो, है ना। उसके बाद उनको ठीक फील हुआ वो, फिर वो उसके बाद है ना एयर होस्टेस वगैरह सब आके ना, पूरा क्रू आया 4-6 लोगों का, उन्होंने बोला कि थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, है ना। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने जब जब वहीं पे जब ऑन फ्लाइट थे ना, उसी समय उन्होंने कोई फॉर्म था कि भाई डॉक्टर साहब ने हमारी हेल्प की कि ये दवाएं इन्होंने दी है इस दौरान, तो कि क्या दवाएं अपने पेशेंट को दी हैं वो लिखना पड़ता है, उसमें लिख के साइन वाइन कर दिए मैंने, हो गया। उसके बाद कॉफी, सबसे पहले सर आप कॉफी लेंगे? सर आई हैव एस्प्रेसो, डिफरेंट एस्प्रेसो कॉफी, मैं आपके लिए लेके आती हूँ। सर सैंडविच लेंगे? अरे मैंने कहा कितना खाएंगे, हो गया भाई, ठीक है ना, फ्लाइट है भाई। तो फिर वो कहने का मतलब ये है कि जो है वो पूरा सफर गुजर गया। जब हाँ जब दिल्ली में प्लेन लैंड किया, जब उतरे बाहर, तो बाकायदा बेहतरीन, मतलब ये अमीरात की फ्लाइट रही होगी, मतलब अमीरात की नहीं, एयर इंडिया की, नॉट अमीरात, एयर इंडिया की फ्लाइट थी। बाहर निकले तो एयर इंडिया की पूरी 4 से 10 लोगों की टीम थी पूरी, उन्होंने है ना जैसे बाहर निकले तो उन्होंने क्लैप किया, उन्होंने कि सर, इन्होंने उनके बताया उन्होंने कि भाई इन्होंने जो है, तो क्योंकि वो उनको लगा कि कार्डियक अरेस्ट तो कुछ नहीं होगा, तो मुझे बड़ा ऑकवर्ड लग रही। उन्होंने वहाँ पे जो भी थे एयर इंडिया के जो भी ऑफिसर वहाँ पे होगा, वो जो भी, उन्होंने बोला कि थैंक यू सो मच सर, आपने किया, ये आपका एक ऑनरेरियम है, वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ये जो भी कुछ था वो अमाउंट, ठीक है, ऐसे करके। तो मैंने कहा नहीं इसलिए नहीं, इसके लिए नहीं यार। तो उन्होंने कहा नहीं सर वो प्रोसीजर का हिस्सा टाइप से जो भी है। सडनली कंडीशन बदली, उस पूरे क्राउड में, उस पूरे 300-350 लोगों के क्राउड में उन्होंने मुझे थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं वहां पर म्यूटेशन था, एजुकेशनल म्यूटेशन था मेरा, कि मैं मेडिकल के बारे में जानता था, बाकी लोग नहीं जानते थे। सरप्राइजिंगली उस फ्लाइट में कोई दूसरा डॉक्टर प्रेजेंट ही नहीं था उसमें। तो एडवांटेज कब मिला? जब कंडीशन बिगड़ गई तब एडवांटेज मिला, नहीं तो वो तो ऐसे ही पूछ रहे थे कि यार ठीक है 2 बार घंटी बजाओ, तो फिर एयर होस्टेस एक बार आएगी कि हाँ ठीक है। एयर इंडिया डिफरेंट है, एयर इंडिया में जो है वो बिल्कुल मदरली केयर होता है, एकदम से एकदम जो बाकायदा आपको कि आपको ज्यादा जो है वो नहीं। बाकी फ्लाइट वाले जो होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सीनियर क्रू होता है, बाकायदा जो है आपका अथॉरिटी होती है, बहुत दिन से काम कर रहे होते हैं, तो उनको ऐसा नहीं कि आप उनको बार बार परेशान कर रहे हैं। बाकी फ्लाइट तो सर्विस सेक्टर जैसा काम करते हो। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एयर इंडिया, सच्चाई है वो बता रहा हूं। तो बाकायदा तो उस जब लगा बाद में, तो मैंने क्या कहा आपसे, मैंने देखा कि जब कंडीशन बदली तो वो एडवांटेज मिले। अब यही कहानी यहां पर लागू होती है कि हुआ ये कि जब सब कुछ ठीक था, पूरी वेक्टर कॉलोनी एक समान थी, बन रही थी, ग्रो कर रही थी, रेप्लिका प्लेट में भी ग्रो चल रहा था उसमें, लेकिन जैसे एम्पिसिलिन वाला मीडियम सामने आया तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जो जानते थे कि एम्पिसिलिन से लड़ना कैसे, एम्पिसिलिन एंटीबॉडी से लड़ना कैसे, उनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगी। तो ये क्या था? क्या ये एम्पिसिलिन के कारण एडवांटेज आया था? नहीं, ये वेरिएशन पहले से ही प्रेजेंट थे। जब कंडीशन बिगड़ी तो ये वेरिएशन काम आ गए, सिलेक्टिव एडवांटेज मिला वहां पे, ठीक है। देखो आप कितना अच्छा वर्ड लिखा, इनसेट ने लिखा, उसने क्या लिखा उन्होंने, प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजेस म्यूटेशन के, पहले से प्रेजेंट लाभ देने वाले म्यूटेशन प्रेजेंट होंगे, वो एक्सपोज हो गए सामने। ये लेडरबर्ग रेप्लिका ऑपरेटिंग में हमें मालूम चलता है। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन का बेस्ट एग्जांपल है लेडरबर्ग रेप्लिका ऑपरेटिंग, ठीक है ना। अब
सिंपल सी बात है कि हमसे विडन कहना क्या चाह रहे हैं, वो कहना चाहते हैं थिंग्स हैव चेंज्ड, थिंग्स हैव चेंज्ड ए लॉट, चीजें बदल गई हैं, बहुत सारी बदल गई हैं। तो एक क्रिटिकल एनालिसिस मेक्स अस बिलीव दैट वेरिएशन ड्यू टू म्यूटेशन और वेरिएशन ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस और ड्यू टू जीन फ्लो और जेनेटिक ड्रिफ्ट रिजल्ट्स इन दिस चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन। के कहने का मतलब ये है कि विभिन्नताएं जो होती हैं, चाहे वो आपकी म्यूटेशन से आए, रिकॉम्बिनेशन से आए, वो जीन फ्लो से आए, जेनेटिक ड्रिफ्ट से आए, वो जीन फ्रीक्वेंसी को बदल देती हैं। और कई बार नेचुरल पॉपुलेशन के कारण भी पॉपुलेशन जो है वो अलग हो चुकी होती है, और ये सारे फैक्टर हार्डी-विनर इक्विलिब्रियम को चेंज कर देते हैं। यदि जीन फ्रीक्वेंसी बदल रही है, इसका मतलब नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है। और इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है, और ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ जो देखें बेटा 2021 में एक ग्राफ इसमें आएगा बेटा, डाल लीजिए दिमाग के अंदर। देखिए क्या बोल रहा आपसे वो, प्राकृतिक चयन से क्या क्या हो सकता है। नंबर एक हो सकता है इसमें स्टेबलाइजेशन, जिसमें कि इन विच मोर इंडिविजुअल एक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू। देखो ये क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ये बता रहा है आपको नंबर ऑफ इंडिविजुअल विथ ए फिनोटाइप, ये बताता है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में। ये एक्सट्रीम कैरेक्टर है, ये एक्सट्रीम कैरेक्टर है, दोनों कैरेक्टर एक्सट्रीम है, अपोजिट एंड पे, ठीक है ना। लेकिन यदि बीचों बीच वाला मीन कैरेक्टर लगातार बढ़ रहा है, तो इसे बोलते हैं हम स्टेबलाइजेशन नेचुरल सिलेक्शन, से बोलते हैं स्टेबल नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। ये क्या शो करता है, यहां पर पीक गेट्स हायर एंड नैरोड, ये क्या है, ये स्टेबल टाइप के जो है वो नेचुरल सिलेक्शन को शो करता है। ये क्या बतला रहा है, ये बतला रहा है कि ना दोनों एक्सट्रीम फिनोटाइप नहीं रहेंगे, वहां पे जो मीन वैल्यू है वो अधिक रहेगी, मीन वैल्यू अधिक रहेगी, ठीक है। जबकि दूसरा सेकंड ग्राफ में क्या देख रहे हैं, सेकंड ग्राफ में हमको डायरेक्शनल चेंज देखने मिल रहा है हमें, मतलब हम देख रहे हैं कि धीमे धीमे एक एक्सट्रीम की ओर कैरेक्टर बढ़ रहे हैं, यानी जनरेशन आफ्टर जनरेशन जीन फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन हो रहा है, और एक जो एक्सट्रीम एंड है वहां से कैरेक्टर दूसरे एक्सट्रीम एंड की ओर शिफ्ट कर रहा है, ये एक डायरेक्शन में काम कर रहा है, इसे डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन बोलेंगे हम। जबकि तीसरा होता है डिसरप्शन, इसमें क्या होता है, इसमें होता है ये है कि इसमें जो दोनों एक्सट्रीम फॉर्म होते हैं वे अधिक मात्रा में दिखाई पड़ते हैं, मीन वैल्यू कम दिखाई पड़ती है। इसे हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं कि मोर इंडिविजुअल पेरिफेरल कैरेक्टर को शो करते हैं, मीन वैल्यू को शो कम करते हैं, इसलिए ग्राफ जो इस तरह का दिखाई पड़ता है। ये क्या है, ये डिसरप्शन को शो करता है, दोनों एक्सट्रीम वैल्यू अधिक होंगी, मीन वैल्यू यहां पर कम होगी। तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है डिसरप्शन को। देखो मतलब क्या है, पहले वाले में मीन कैरेक्टर है वो स्टेबल। अब देखो छोटी सी बात, अब बोलो सर हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे मीन जो है वो स्टेबलाइजेशन डायरेक्शनल समझ में नहीं आ रहा। मैंने आपसे कहा कि एक सपोज एग्जांपल लेते हैं कि एक छोटी सी कहानी सुनते हैं कि एक पहाड़ था, उस पहाड़ के ऊपर जो है वो कई सारे पक्षी, वहां पे जब कुछ पेड़ लगे हुए थे, फॉरेस्ट था, कई सारे पक्षी वहां पे रहा करते थे। वहां पे ये देखा गया कि ऐसे पक्षी जिनके पंख बहुत छोटे हैं, ध्यान समझिए, ऐसे पक्षी जिनके पंख बहुत छोटे हैं, जिनके विंग्स बहुत छोटे हैं, वे बहुत कम संख्या में वहां पे पहाड़ के ऊपर फॉरेस्ट बना हुआ है वहां पे, तो उतना उनको वहां पे उड़ने में तो समस्या होता होगा, कुछ मान लिया हमने। और ऐसे पक्षी जिनके पंख बहुत बड़े हैं वो भी कम है वहां पे। मतलब एक ऐसा फॉरेस्ट है जहां पर हमको ऐसे पक्षी दिखाई पड़ रहे हैं जिनके पंख का साइज एवरेज है वो अधिक संख्या में, और जिनके बहुत छोटे पंख हैं कम है, जिनके बहुत बड़े पंख हैं वो भी कम है। मतलब कैरेक्टर कौन सा वहां के लिए नेचुरली सिलेक्टेड है, वो जिनके पंख का साइज मीडियम है, मीन एवरेज है। ये क्या हो गया, स्टेबल नेचुरल सिलेक्शन हो गया। दूसरी जगह गए हम, एक रेगिस्तानी एरिया में गए हम, वहां क्या देख रहे हैं, हमने कहा वहां जो पक्षी दिखाई पड़ रहे हैं कुछ गिने चुने पक्षी हैं, लेकिन वो पक्षी कैसे दिखाई पड़ रहे हैं, रेगिस्तान मतलब पूरा रेगिस्तान नहीं है, मतलब डेजर्ट के समान फॉरेस्ट है। मतलब आप मान लीजिए कि ऐसा फॉरेस्ट जहां पे कुछ ट्रीज हैं और फिर खाली स्थान पड़ा है, के बंजर टाइप की जगह पे गए आप, आपने क्या देखा, वहां जो पक्षी हैं या तो उनके पंख बहुत छोटे हैं या बहुत बड़े हैं, बहुत छोटे हैं या बहुत बड़े हैं, पंख बहुत छोटे हैं या बहुत बड़े हैं, लेकिन एवरेज विंग साइज वाला कोई भी नहीं है। तो आपने क्या बोला कि ये डिसरप्शन है, यहां या तो पक्षी छोटे पंख वाला मिलेगा या बड़े पंख वाला मिलेगा, बीच वाला कैरेक्टर कम देखने मिल रहा है, डिसरप्शन नेचुरल सिलेक्शन हो गया।
लेकिन आपने क्या देखा, आप एक फॉरेस्ट गए, आपने देखा कि इस फॉरेस्ट में जितने भी पक्षी हैं उनके पंख का साइज जो है वो एवरेज है, छोटा तो बहुत कम है ही नहीं, छोटे वाले बहुत कम है, एवरेज है। और धीमे धीमे क्या हो रहा है, जैसे जैसे साल गुजरते चले जा रहे हैं वहां पे आप देख रहे हो कि पंखों का साइज बढ़ता चला जा रहा है, मतलब धीमे धीमे पक्षियों के पंख का साइज बढ़ रहा है और वो कैरेक्टर एक दिशा में शिफ्ट कर रहा है, वो स्मॉलर से लार्जर विंग की ओर। ये क्या है, डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन हो गया है, ये डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन हो गया, ठीक है ना। तो ये तीनों ग्राफ बेटा आपको दिमाग में अच्छे से रखने हैं आपको, कि जिसमें मीन वैल्यू पीक पर जा रही है, लगातार ऊपर जा रही है, वो हो गया, क्या हो गया बेटा, वो हो गया अपना स्टेबलाइजेशन नेचुरल सिलेक्शन हो गया। जिसमें मीन वैल्यू एक तरफ शिफ्ट करती है, एक डायरेक्शन में कैरेक्टर शिफ्ट कर रहा है, वो क्या होगा, डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन हो गया वो। और जिसमें दोनों एक्सट्रीम अधिक संख्या में है, पेरिफेरल कैरेक्टर, और मीन वैल्यू कम संख्या में, एवरेज कैरेक्टर कम संख्या में, वो डिसरप्शनल नेचुरल सिलेक्शन हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम कि जो इवोल्यूशन है उसके ब्रीफ अकाउंट की बात करते हैं। कहने का मतलब है कब कब क्या क्या घटा, टाइम स्केल की बात करते हैं बेसिकली हम, ठीक है। अब यहां पे बेटा कुछ आंकड़े हैं, कुछ डेटा है, वो आपको अच्छे से याद रखना, उसको बेटा भूलना नहीं बिल्कुल भी, है ना, ठीक है। बोर तो नहीं हो रहे ना, पक्का। चलो, लगभग 2000 मिलियन ईयर्स अगो के 2000 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब 2 बिलियन ईयर्स अगो की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपेयर्ड। नोट कर लीजिए इसको बेटा, की नोट्स में भी दे रखा है अच्छे से, ठीक है ना। 2000 मिलियन वर्ष पहले जो है फर्स्ट सेलुलर फॉर्म बना बेटा, ठीक है। द मैकेनिज्म ऑफ हाउ नॉन सेलुलर एग्रीगेट, मतलब कहने का मतलब नॉन सेलुलर एग्रीगेट ने मिलकर जो है वो जाइंट मैक्रोमोलिक्यूल्स को बनाया, फाइनली उनमें मेम्ब्रेन बनी, और जो है वो अभी तक मैं नहीं मालूम कैसे बना, लेकिन उसके बाद फाइनली क्या हुआ कि फर्स्ट सेलुलर फॉर्म बन गया, ठीक है। और फिर उसके बाद इनके अंदर जो है वो, मतलब मैंने याद रखिएगा बेटा, प्रकृति में पहले है ना, इवोल्यूशन में पहले बने हैं हेटेरोट्रॉफ, पहले बने हैं कीमो हेटेरोट्रॉफ, यानी कीमो हेटेरोट्रॉफ जो केमिकल खाने वाले कीमो हेटेरोट्रॉफ है वो पहले बने हैं, उसके बाद आए हैं ऑटोट्रॉफ के। ऑटोट्रॉफ ने क्या किया, सनलाइट का इस्तेमाल करना शुरू किया और उससे फूड बनाना उन्होंने शुरू किया, ठीक है बेटा, है ना। तो हेटेरोट्रॉफ का विकास बेटा पहले हुआ था। फिर इसके बाद बाय टाइम ऑफ 500 मिलियन ईयर्स अगो, 500 मिलियन वर्ष पहले इनवर्टिब्रेट्स बने। सन याद रखना है, नोट करते जाओ के, 500 मिलियन वर्ष पहले जो है इनवर्टिब्रेट्स बने बेटा, ठीक है ना। जॉलेस फिश, जबड़ाविहीन मछलियां, जॉलेस फिश जो है वो 350 मिलियन वर्ष पहले जो है वो इवॉल्व किए। जॉलेस फिश जो है वो 350 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो बनी। के साइक्लोस्टोमेटा की बात कर रहे हैं बेटा हम, है ना। एगिनेथा जिसमें जॉ नहीं होता है, ठीक है। सीवीड, समुद्री खरपतवार, एंड फ्यू प्लांट्स एग्जिस्टेड प्रोबेबली अराउंड 320 मिलियन ईयर्स अगो। के कहा जाता है कि समुद्री खरपतवार सीवीड जो है, बड़े साइज की जो एल्गीज होती हैं सीवीड, और कुछ प्लांट हैं वो 320 मिलियन ईयर्स पहले अगो बने हो, ठीक है। वी आर टोल्ड दैट द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट इन्वेडेड लैंड वेयर प्लांट, के ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म जमीन पर आए थे वो एम्फीबिया नहीं थे, एनिमल एम्फीबिया थे, गलती मत करना। पहले प्लांट आए जमीन पर, उन्होंने वैसी कंडीशंस को बनाया जिसमें एनिमल सरवाइव कर सके, फिर एनिमल निकलकर जमीन पर आया, याद रखना। पहले प्लांट जमीन पर आए थे, उसके बाद एनिमल में एम्फीबिया निकलकर जमीन पर आया, ठीक है। They were widespread on the land when animal invaded their land, के जानवरों के, एनिमल्स के जमीन पर आने के पहले प्लांट धरती पर फैल चुके थे, ठीक है। देखिए, ऐसी मछलियां जिनमें जो है वो लंबा मुंह होता था, इनका स्ट्रॉन्ग फिन थे इनका, और जो जमीन पर चल सकने में सक्षम थी, कि ये जमीन पे आती थी, थोड़ा समय चलकर फिर जो है वहां से वापस वाटर में लौट जाया करती थी। ये 350 मिलियन ईयर्स अगो देखी गई हैं, और इनके कुछ एविडेंसेस भी अभी जो है हमको मिले हैं। कोलासेंथ हमको जो है फिश मिली है जो इसी तरह की मछली होती है। कहा जाता है कि इस तरह की जो फिश थी, इन्हीं से जो है आगे चलकर एम्फीबिया का विकास हुआ था। देख रहे हैं आप एनिमेशन में, ठीक है। In 1938, a fish caught in South Africa happened to be coelacanth बोलते हैं, coelacanth, which was thought to be extinct। मानते थे पहले कि एक्सटिंक्ट हो चुकी, पर वो यहां मिली। इसे लॉफ फिन भी कहते हैं बेटा, लॉफ फिन फिश भी कहते हैं इसको। ये
दीज एनिमल्स कॉल्ड डॉल्फिन्स इवॉल्व इनटू, ये फर्स्ट एम्फीबियन के रूप में डेवलप हुई हैं जो जमीन पर और जो है वो वाटर में दोनों में रह सकते थे उठ के। तो कहते हैं कि आज के जो मॉडर्न डे के फ्रॉग जो हैं, जो सैलामेंडर्स हैं, जो एम्फीबिया हैं, वो आगे चल के जो है वो क्या हुआ, रेप्टाइल्स में इवॉल्व किए। लेकिन इन एम्फीबियन को बनाने वाले क्या थे बेटा, इन एम्फीबियन को बनाने वाली थी लॉफ्फिन थी। लॉफ्फिन या कोलाकेंस जो है उन्होंने एम्फीबियन को प्रोड्यूस किया, इस तरह की मछलियों ने। उसके बाद एम्फीबियन से रेप्टाइल्स बने। याद रखिए एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में रेप्टाइल्स अधिक सक्सेसफुल रहे क्योंकि उनके अंडे, उनमें क्लिडोइक एग थे, उनमें क्लिडोइक एग हैं और मतलब एग में एग शेल प्रेजेंट था। एम्फीबियन के अंडे में जेली होती है जो सूख जाती है तो अंडा खराब जाता है, और जबकि रेप्टाइल्स के अंडे जो होते हैं वो जमीन के लिए बहुत अधिक प्रकार से, बेहतर प्रकार से अनुकूलित थे, बेहतर प्रकार से एडॉप्टेड थे, क्योंकि उसमें ऐसा एक्वाटिक एनवायरनमेंट अंडे के अंदर प्रेजेंट था और बाहर की सनलाइट से अंडे वो सूखा नहीं करते थे, वो एग शेल प्रेजेंट था। मोर प्रोटेक्शन इज प्रेजेंट इन, इसलिए रेप्टाइल्स मोर सक्सेसफुल रहे एज कंपेयर टू दी एम्फीबियंस। Again, we only see that their modern day descendant, the turtles, जो reptiles हैं, उसमें हम देखते हैं कि उनके जो modern day descendant है, turtles हुए, tortoise हुए, crocodiles हुए के, और in next 200 million years or so, reptiles of different shape and size, जो मैंने कहा जाता है कि एक जमाना ऐसा समय ऐसा था कि जब reptiles धरती पर राज करते थे, और उसमें हमने कहा ना जुरासिक एज की बात करें हम, तब डायनासोर्स का धरती पर राज हुआ करता था। ठीक है, जाइंट फर्न, बड़े साइज के फर्न टेरिडोफाइटा उस समय प्रेजेंट थे, और बाद में फाइनली हुआ ये कि फर्न का डिक्लाइन हुआ बड़ी तेजी से। एक समय धरती पर फर्न प्लांट ने राज किया, लेकिन बाद में क्या हुआ, बड़े साइज के जो जाइंट फर्न थे वो डिस्ट्रॉय हो गए, जमीन में दब गए, और दबने के बाद उन्होंने वो कोयले के डिपॉजिट में कन्वर्ट हो गए। आज हम जो भी कोयला जमीन से निकालकर जलाते हैं, जो भी कोयला हमको मिलता है, वो बेसिकली क्या है बेटा, वो कोयला जो है वो वही टेरिडोफाइटा है, वो जाइंट टेरिडोफाइटा जो पहले सदियों पहले दब गए थे जो। ठीक है, सम ऑफ लैंड रेप्टाइल जो होते हैं वो पानी में गए, पानी में जाके उन्होंने जो है वो फिश के अंदर के समान रेप्टाइल्स को बनाया, जिसे हम इक्थियोसोर कहते हैं। इक्थियोसोर ऐसे रेप्टाइल्स थे जो फिश के समान थे। ठीक है, और जो जमीन पर थे वो डायनासोर ने जमीन पर उन्होंने राज किया। कहते हैं कि सबसे खतरनाक एनिमल उस जमाने में, जुरासिक एज में सबसे खतरनाक जो एनिमल था वो टी रेक्स था, टायरानोसोरस रेक्स था, जो सबसे खतरनाक अब तक के धरती के इतिहास में, अर्थ के अब तक के, अर्थ के ऐसा कहते हैं कि अर्थ के अब तक के इतिहास में सबसे खतरनाक कोई रेप्टाइल्स रहा है तो वो रहा है टी-रॉक्स। वो क्या रहा है, वो है टी-रॉक्स, वो है टी-रॉक्स। ठीक है, ट्रायनोसोरस रेक्स के, इट इज द मोस्ट डेंजरस रेप्टाइल्स के जो रहा है अब तक के। 20 फीट हाइट का था, बड़े खतरनाक इसके दांत थे ये के, और तकरीबन 65 मिलियन ईयर्स अगो, तकरीबन कहते हैं 65 मिलियन वर्ष पहले सडनली डायनासोर डिसअपियर हो गए धरती से। क्यों हुए, कैसे हुए, क्या क्लाइमेट चेंज से मर गए, या एंजियोस्पर्म उनके लिए टॉक्सिक था, तो पहले हर्बीवोरस डायनासोर मरे होंगे, बाद में कॉर्निवस डायनासोर मर गए होंगे, क्या कारण रहा होगा, क्या कोई धूमकेतु आया था बाहर से, कोई जो है वो कॉमेट के चलते मर गए, किस कारण से डायनासोर गायब हुए, आज भी कहानियां हैं, सच्चाई हमें मालूम नहीं है। कि साइंटिस्ट कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज था, कुछ कहते हैं कि वो वर्ल्ड में, सोचिए क्या कहते हैं साइंटिस्ट, कहते हैं कुछ कहते हैं कि ये जितने भी जो डायनासोर्स थे वो सारे पक्षी बन गए, वर्ड बन चुके हैं, उनके वर्ड में कन्वर्ट हो गए। अब मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ भी कहानी में इतना क्लैरिटी नहीं है। आज हमको जो रेप्टाइल्स होते हैं, अधिकांश इतने बड़े रेप्टाइल्स आज नहीं दिखाई पड़ते, छोटे रेप्टाइल्स आज हमको धरती पर दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, पहला फर्स्ट मैमल जो था वो एक छोटे से चूहे के समान था, श्रूस कहते हैं इसको, और इनके फॉसिल जो है बहुत छोटे साइज के मिलते हैं। मैमल्स जो थे वो विविपरस थे, अपने बच्चों को मैमल्स में आप जो है वो प्लेटिपस को छोड़ दें तो आपको मैमल्स क्या मिलेंगे, विविपरस मैमल मिलेंगे आपको, और ये अपने बच्चों को जन्म देते थे वो। और इसका मतलब ये कि इनके ये बच्चा जो है वो जब अनबॉर्न बच्चा अंडे में नहीं बल्कि वो मदर की बॉडी के अंदर ही अपने आप को डेवलप करता था वो। और मैमल्स जो है वो बाकी एनिमल्स की तुलना में अधिक इंटेलिजेंट थे, वो अपने इन्वायरमेंट को बेहतर प्रकार से सेंस कर पाए, खतरे को भांप पाए, पहचान पाए, वो अपने आप को छिपा पाए, अपने आप को लड़ने के लिए तैयार कर पाए वो। और धीमे धीमे रेप्टाइल्स की दुनिया पर मैमल्स का कब्जा हो गया। एक जमाने में रेप्टाइल्स ने सब तरफ आतंक मचा रखा था, फिर मैमल्स आए, ज्यादा समझदार थे उस सेट के, और फाइनली जो है वो फिर मैमल्स का राज होने लगा। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, महाद्वीपीय विस्थापन हुआ, जब जो है साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका से जुड़ गया, और उस समय कई सारे एनिमल ऐसे थे जो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के एनिमल वो आपस में जो है वो संपर्क में आ गए। लेकिन उसी समय ऐसा हुआ कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट टूटकर जो है अलग हट गया, और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का जो मेनलैंड थी, मुख्य जमीन जो थी, उससे कॉन्टेक्ट छूट गया उसका। इसलिए आज भी आपको ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में आपको
प्रोटोथीरियन मैमल्स और आपको जो है मेटाथीरियन मैमल्स, कंगारू देखने मिलेगा आपको, आपको कई सारे प्लेटिपस, कई सारे ऐसे मैमल जो आपको बाकी जगह देखने नहीं मिलेंगे, वो आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने मिलेंगे, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। और वहां पर इवोल्यूशन अरेस्ट हो गया, कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में जैव विकास रुक गया, बाकी जगह कॉम्पिटिशन चलता रहा, जैव विकास चलता रहा, ठीक है। कहते हैं ना कि मनुष्य का उदय, ह्यूमंस, यानी हम बात करें मनुष्य की बात करें तो ह्यूमंस का जो ओरिजिन है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हुआ, वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे जैव विकास रुक चुका था, अफ्रीका में लेकिन चल रहा था। तो ह्यूमन जो है वो इवॉल्व किए अफ्रीका और एशिया के हिस्सों में, वो इवॉल्व किए, ठीक है। फिर कुछ मैमल ऐसे हैं जो पानी में पूरी तरीके से रहते हैं, ठीक है, वेल्स हुए, डॉल्फिन हुआ, सील्स हुए, सी काऊ हुए, के। और इसके बाद हम जानते हैं कि हॉर्स का, एलिफेंट का, डॉग का इवोल्यूशन अपने आप में एक सक्सेस स्टोरी है कि वो किस प्रकार से अपने आप को इवॉल्व किए। और सबसे इंपॉर्टेंट सक्सेस स्टोरी पूरी कहानी में है वो है इस कहानी का हीरो, आप उसे विलेन भी बोल सकते हैं, पर मैं तो उसको हीरो ही बोलूंगा, क्योंकि आज हम पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, प्रकृति के बारे में बात कर पा रहे हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस है, हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, हमारे पास लैंग्वेज स्किल है, मैं जो कहना चाहता हूं मैं आपको कन्वे कर सकता हूं, आप जो जो समझ रहे हैं उसको किसी और को कन्वे कर सकते हैं। हमारे लैंग्वेज स्किल्स, हमारी जो है वो सेल्फ कॉन्शियसनेस हमको जो है दूसरे जीवों से अलग करती है। और हमारे पास जो है मनुष्य के पास में सबसे बड़ी क्षमता है वो है ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज की क्षमता, कि हम ज्ञान को दूसरे को दे सकते हैं। हमारे पास सबसे बड़ी क्षमता है कि हम भविष्य का सोच सकते हैं, हमारे पास क्षमता यह है कि हम अपने आप को खतरे के लिए तैयार कर सकते हैं। और ये क्षमताएं हमारे को अचानक से नहीं मिली है। एक जमाना था कि आदमी जो है वो, पता है आपको, एक जमाना था कि आदि मानव जो है वो क्या खाया करता था। हे, माफ कीजिए बीच में डिस्टर्ब करने के लिए। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर? अच्छा लगा तो चलो चैनल सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन प्रेस करते हैं। औरों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बायो मेंटर्स आपका अपना परिवार है। बाय बाय, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो एक जमाना था कि आदि मानव उस समय जो है वो खाया करता था, जो कॉर्निवर्स एनिमल शिकार करने के बाद जो छोड़ दिया करते थे मांस, वो खाया करता था। मतलब ये कल्पना करना कि इंसान एक दिन इतना शिकार करेगा कि कई सारे वाइल्ड लाइफ को वो खत्म कर देगा, कई सारे टाइगर जो है वो गिनती के रह जाएंगे, ये सोच पाना उस समय संभव नहीं था। परंतु ह्यूमंस इवॉल्व किए, ह्यूमंस ने अपने टेक्नोलॉजी को, अपने दिमाग को, ब्रेन को उन्होंने और इवॉल्व किया और सब कुछ होता चला गया। तो हम इतना जानते हैं कि जो है ह्यूमंस की अपनी एक पर्टिकुलर कैपेबिलिटी है, जिसके चलते उसने जो है पूरी धरती पर राज किया, उसने कर रहा है राज अभी भी, ठीक है। देखो हमारे पास जो है एक बेटा जो है एनसीईआरटी का ही एक जो है वो हमारे पास जो है वो एक जो है फ्लोचार्ट दे रखा है, एक प्रकार जो टाइम स्केल का, जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो दे रखा है, वो हमें दिमाग ध्यान में बेटा रखना है, ठीक है ना, ठीक है। मतलब ये चूंकि बहुत क्लैरिटी के साथ में ये नहीं है, परंतु ये है कि किसके बाद कौन से जीव आए ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन के, ह्यूमंस के। अब जब एक बार मैंने कभी पढ़ाया, किसी ने कहा सर मैन के बारे में बताया, आपने वुमेन के बारे में नहीं बताया, तो यहां पर मैन का मतलब जो है बेटा यहां पे ह्यूमन से ले रहे हैं हम, ठीक है ना, क्लियर, ठीक। तो मैन और वुमेन का इवोल्यूशन अलग अलग नहीं होता है, कहा जाता है तकरीबन 15 मिलियन ईयर्स एगो, 15 मिलियन ईयर्स एगो। प्राइमेट्स क्या बेटा, प्राइमेट मतलब जो है, याद है ना आपको, हमने जो है वो जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था बेटा कि जो है ईस्ट्रस साइकिल और जो है वो उसके बाद दूसरा क्या होता है बेटा, एक होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो प्राइमेट्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने मिलता है। मंकीज हुए, एप्स हुए और जो है वो ह्यूमंस हुए, ये प्राइमेट्स में आते हैं। तो सभी मैमल्स प्राइमेट नहीं होते हैं, देयर आर सर्टेन मैमल जो प्राइमेट की कैटेगरी में आते हैं, उसमें मंकीज हैं, उसमें एप्स हैं और ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है। तकरीबन 15 मिलियन ईयर्स अगो, 15 मिलियन वर्ष पहले प्राइमेट्स, जिन्हें हम बोलते हैं ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस, पाए जाते थे, ठीक है। कितनी पुरानी बात है, 15 मिलियन वर्ष पहले की बात है। इनके पूरे शरीर पर बाल हुआ करते थे, हैरी होते थे और ये गोरिल्ला और चिंपैंजी के समान चला करते थे। रामापिथेकस जो है वो अधिक मैन के समान थे, जबकि ड्रायोपिथेकस जो है वो अधिक एप के समान थे। कहते हैं कि रामापिथेकस जो है वो अधिक जो है वो मैन के समान थे और ड्रायोपिथेकस अधिक जो है वो एप के समान थे। याद रखना, ये एमसीक्यू है बेटा ये, ठीक है। जो टाइम स्केल है वो भी एक एमसीक्यू है, क्लियर, ठीक है। फिर कुछ फॉसिल, ह्यूमंस के कुछ फॉसिल के बोन्स कहां से मिले हमें, इथोपिया और तंजानिया से मिले हैं, बोथ इन दी
अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में के कहां मिले बेटा, इथोपिया और तंजानिया में मिले हमको के। दिस रिवील्ड होमिनिड फीचर, मतलब ऐसे लक्षण जो मनुष्य के समान है उसके बारे में बतलाया। और कहा जाता है तकरीबन 3 से 4 मिलियन वर्ष पहले इंसान के समान दिखने वाला प्राइमेट जो है ईस्ट अफ्रीका में घूमता हुआ पाया गया। इसकी हाइट 4 फीट से अधिक नहीं थी, मतलब इट इज मोर लेस देन और मोर और लेस 4 फीट के आसपास का था। और जो है ये वहां इसके फॉसिल्स हमें दिखाई पड़ते हैं। 2 मिलियन वर्ष पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस ये कहां मिलते थे, ये ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड, यानी ईस्ट, ये जगह है याद रखना, ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में हमको जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है वो 2 मिलियन वर्ष पहले देखने मिले के। एविडेंस बतलाते हैं कि इन्होंने पत्थर का इस्तेमाल किया था हथियारों के रूप में के, और ये बेसिकली मांस नहीं खाते थे, ये फल खाते थे। पत्थरों का इस्तेमाल करते थे ये सीड को, बीजों को तोड़ने के लिए, दूसरे एनिमल को दूर भगाने के लिए, आपस में लड़ने के लिए के। तो ये स्टोन्स का इस्तेमाल करते थे, स्टोन वेपन यूज करते थे हंटिंग के लिए क्या, और जो है ये इसके अलावा खाते ये फल थे, ये जो है कॉर्निवोरस नहीं थे ये। सम ऑफ दी बोन्स अमंग दी बोन्स ऑफ बोन्स डिस्कवर्ड वेरी डिफरेंट, ऐसा पाया गया कि जब ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बोन्स को के फॉसिल ढूंढ रहे थे तब इन्हें कुछ बोन्स और भी मिली उन्हें। और ये ऐसा कहा जाता है कि ये पहले फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग के, यानी पहले बिल्कुल मनुष्य के समान दिखने वाले जो थे वो थे होमो हेबिलिस के, होमो हेबिलिस थे, ठीक है, जिन्हें हम होमिनिड कहते हैं। मनुष्य के समान है तो इनको हम होमिनिड कहते हैं के। फिर इनका जो ब्रेन का कैपेसिटी था वो 650 से लेके 800 सीसी था। होमो हेबिलिस क्रेनल कैपेसिटी कितना इसका 650 से 800 के। ये बताता है कि कितना बड़ा ब्रेन इनके पास में था, ठीक है। और ये भी मीट नहीं खाते थे होमो हेबिलिस, पर पत्थर के औजारों का इस्तेमाल ये भी कंटिन्यू किए, ठीक है। फिर 1891 में जावा में हमको एक फॉसिल मिला, और ये फॉसिल था होमो इरेक्टस का, जो 1.5 मिलियन ईयर्स एगो का है, मतलब 1.5 मिलियन वर्ष पहले का फॉसिल है। होमो इरेक्टस का फॉसिल है। 1891 में जावा में 1891 में हमको जो है वो जावा के अंदर देखने मिला। इसमें ब्रेन जो है वो साइज में बड़ा था। ये 900 सीसी का इनका ब्रेन था, और ये संभवतः मीट खाते थे, यानी फर्स्ट मीट ईटर के, पहले मीट खाने वाले जो है वो। और याद रखिए जब ये मीट खाते थे तो इन्होंने उस मीट को प्रोसेस करने के लिए इन्होंने तरीका भी खोज निकाला इन्होंने जो है उस मीट को काटने के लिए भी पत्थर के और शार्प औजार बनाना सीख लिया था इन्होंने यहाँ पे। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि जो है कहानी में मोड़ आता है, यहां पे थोड़ा और इंटेलिजेंट मनुष्य सामने आता है, वो है होमो निएंडरथल। कहते हैं कि आज जो धर्म की बातें करते हैं हम, आज हम जो अंतिम संस्कार करते हैं मृत्यु के बाद में, पहले के इसके जो निएंडरथल के पहले जो चाहे होमो हेवेलिस रहे हो, चाहे जो है वो इरेक्टस रहे हो, चाहे जो है वो जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस रहे हो, किसी ने भी अंतिम संस्कार इसकी कोई प्रक्रिया नहीं की। भाई देखो ना, जंगल में इतने एनिमल मर जाते हैं, कोई अंतिम संस्कार होता है क्या? नहीं होता उनका। पर मनुष्यों में अंतिम संस्कार किया गया। मनुष्यों में जो है वो अंतिम संस्कार वाले स्थान पे पत्थर रखे गए। फिर जो ग्रुप के लीडर थे, जो मेन व्यक्ति थे, जिनसे पूरा ग्रुप जो है वो अफेक्टेड रहता था, जो उनकी बात मानता था, इन्फ्लुएंस देता था, उनके वहां पे पत्थर रखे गए। कई लोग उन पत्थरों को पूजने भी लगे। धीमे धीमे करके जो धर्म की परिकल्पना है, धर्म की जो शुरुआत है, वो शुरू होता है निएंडरथल से। तो मतलब बोरियल, या हम कहते हैं कि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू की थी निएंडरथल ने, ठीक है। द निएंडरथल मैन विथ अ ब्रेन साइज, है ना, हमारे बराबर का इसका ब्रेन था, 1400 सीसी का ब्रेन था। और ये रहते कहां थे? ये ईस्ट और सेंट्रल एशिया के आसपास रहा करते थे। और ये पुरानी बात है, 1 लाख से लेके 40,000 वर्ष पहले की बात है, मतलब 1 लाख से लेके 40,000 वर्ष पहले की बात है। और ये गुफाओं में रहा करते थे, हाइट्स में, गुफाओं में छिपकर रहा करते थे। और ये अपने मृत लोगों का अंतिम संस्कार ये किया करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है अफ्रीका में उदय हुआ होमो सैपियंस का सबसे तेज, सबसे बदमाश के, और सबसे इंटेलिजेंट के। और ये कभी आपको इसको अच्छे से जानना हो, कभी आपको इसको होमो सैपियंस की पूरी कहानी को बहुत अच्छे से जानना होना, तो वन ऑफ द फैंटास्टिक बुक सैपियंस के। सैपियंस मतलब फैंटास्टिक बुक है, मतलब ये बुक ऐसी है कि इसके बारे में मतलब जितना बोला जाए उतना कम है। इसमें कहीं कुछ अच्छा दिखाई पड़ेगा तो मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, मतलब ये कोर्स में नहीं है बेटा, कि मैं सिंपल सा बोलूंगा कि ये जो बुक है ये जिंदगी में एक बार पढ़ने वाली बुक है, कि आप जरूर पढ़े इसको, कि एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के बारे में, कि कैसे वो कहता है इस सैपियंस बुक में, बड़ी अच्छी बात कहते हैं ये जो ऑथर है इसके, युवाल नोआ हरारी, ये कहते हैं कि लोगों को लगता है कि उन्होंने गेहूं के पौधे को डोमेस्टिकेट कर लिया है,
इंसान को लगता है कि उसने गेहूं के पौधे को अपने आसपास उसने डोमेस्टिकेट करके कर लिया उसने। दरअसल बात यह है कि खेतों ने, गेहूं के पौधों ने इंसान को डोमेस्टिकेट कर लिया है। आपको लगता है कि आपने फसल को उगा के फसल को आपने अपने कब्जे में कर लिया है, दरअसल फसल ने आपको अपने कब्जे में किया हुआ है। पहले आप पूरी धरती पे घूमते थे, हर जगह आप माइग्रेट करते थे। अब चूंकि आपका अपना घर है, आपका अपना खेत है, तो आप छोड़कर नहीं जा सकते। तो गुलाम कौन हुआ? गेहूं का पौधा गुलाम नहीं हुआ, आप गुलाम हुए। बहुत बढ़िया लिखते हैं, ये बहुत ही अच्छा लिखते हैं, एक नया पर्सपेक्टिव सोचने मिलता है। खैर, अभी वापस लौट के अपने मुद्दे पे आते हैं। तो अभी ये कि होमो सेपियंस का उदय कहां हुआ? अफ्रीका में हुआ, और ये माइग्रेटरी हैबिट का था। ये कई कॉन्टिनेंट को उसने क्रॉस किया के, और जहां जहां पहुंचा वहां वहां इसका उस समकालीन जो जो मनुष्य की प्रेजेंट थे, मान लो कहीं निएंडरथल थे, कहीं पे इरेक्टस थे, सामना भी हुआ इसका। साइंटिस्ट कहते हैं कि सामना भी हुआ और ये जीता भी उनसे के। ड्यूरिंग आइस एज बिटवीन 75,000 से लेकर 10,000 ईयर्स एगो मॉडर्न होमोसेपियंस का उदय हुआ, और कहते हैं कि इसने प्री हिस्टोरिक केव आर्ट के, आज भी जो हमको जो है भीमबेटका में देखने मिलते हैं, कई जगह पे हमें जो है वो केव आर्ट, गुफा में जो बने हुए चित्र दिखाई पड़ते हैं, शिकार के चित्र उसमें से अधिकांश था, तो वो 18,000 वर्ष पहले के, कब के? 18,000 ईयर्स पहले के। एग्रीकल्चर की शुरुआत आज से 10,000 वर्ष पहले हुई, ठीक है। और जब खेती की शुरुआत हुई तो खेत बनाया मेहनत करके। मान लो मैंने मेहनत करके खेत बनाया हुआ है, और मैं मान लो खेत को छोड़ के चला तो कोई दूसरा कब्जा कर लेगा, तो मजबूरी थी कि मैं वहां पे अब घर बनाना पड़ेगा। अब मैंने 4-6 लोग, आप इमेजिन करते हैं हम क्या रहा होगा कि हम 4 आदि मानव थे, हम लोगों ने जो है वो, मतलब हम जो 4 होमो सेपियंस थे उस जमाने में, हम लोगों ने एक साफ करके खेत बनाया यहां पे। और अब क्या हुआ कि आजू बाजू के दूसरे होमो सेपियंस देखा कि यहाँ की जमीन अच्छी है, यहां पर जो है वो हम भी खेत बनाएंगे, तो वो भी आ गए वहां पे। हमने कहा देखो हमारा बाउंड्री ये है हमारे खेत का, कोई इधर नहीं आएगा। सबने कहा ठीक है। फिर दूसरे होमो सेपियंस थे, हम लोग मेहनत करके फसल उगाया करते थे, दूसरे होमो सेपियंस हमारे यहां आते थे और हमारी फसल को चुरा के ले जाया करते थे, छीन के ले जाते थे। हम लोगों ने सबने डिसाइड किया कि नहीं, हम अपने गांव के बाहर एक बाउंड्री बनाएंगे, इस बाउंड्री के में कोई अंदर इंटर नहीं करेगा, और हम सभी लोग सैनिक बन के खड़े रहेंगे बाहर, कोई आएगा तो मार के भगा देंगे उसको। पहली बार सेना बनी, पहली बार जमीन का हिस्सा तय हो गया कि यहां पर हम खेती करेंगे, कोई दूसरा अंदर आके हमारी फसल छीन के नहीं ले जाएगा, कोई लुटेरा यहां नहीं आएगा। राज्य की स्थापना हुई। फिर किसी ने कहा कि भैया अब ये पैदा कर रहे हैं हम लोग, जो इसके में कभी कोई दिक्कत ना हो, कोई किसी को चुरा लेता है, कोई किसी का जो खेत में कुछ गड़बड़ कर दिया, तो उन्होंने कहा अब एक आदमी को रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा कि वो सबको देखेगा। राजा बना, मुखिया बना। सच में आप कभी मानव शास्त्र पढ़ेंगे, मैंने पढ़ा हुआ एंथ्रोपोलॉजी यूपीएससी के समय, आपका जिंदगी के बारे में सोचने का नजरिया बदल जाएगा। जिन चीजों पे लोग लड़ते हैं वो निरर्थक हैं, और जिन चीजों का मायना है ना उनको हम पूछते ही नहीं है, ठीक है। तो बट चलिए अभी दार्शनिक बातें नहीं करते, लौट के आते हैं। तो मैंने कहा कि जो कैव आर्ट है वो 18,000 वर्ष पुराना है, जो एग्रीकल्चर है 10,000 साल पहले हुआ, उसके बाद ह्यूमन सेटलमेंट शुरुआत हुआ। फिर हमें मालूम है उसके बाद क्या हुआ, छोटे छोटे एरिया बने, राज्य बने, बड़े राज्य बने। पहले किसानों से कर लिया करते थे, फिर धीमे धीमे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, और आज हम यहां तक प्रेजेंट है। लेकिन आज भी हमको मालूम है, हमको अपनी, सच बोलूं तो सच्चे शब्दों में बोलूं, हम मनुष्यों को हमारी औकात दिखा दी एक वायरस ने, और हमें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम देख भी नहीं पाते, उसने हमको बहुत परेशान कर दिया धरती पे इस बार। मतलब संभावनाएं अभी भी यह है कि हमको बहुत कुछ सीखना जानना बाकी है। ऐसी दुनिया है एक जिसका डायमेंशन हमसे अलग है, उसके बारे में जानने की आवश्यकता है। माइक्रोब की दुनिया के बारे में आज भी हमारी जानकारी है वो 1% से भी कम है। खैर, बात इतनी सी है कि यहां पर हमारा इवोल्यूशन का चैप्टर जो है पूरा होता है, जिसमें हमने सारे एनसीईआरटी के सारे पॉइंट कवर किए, हमने कोई पॉइंट नहीं छोड़ा बेटा हमने इसमें, ठीक है। एक बात जो आपको हमारा बायोमेंटर्स का सुप्रीम कमांडर कहता है वो है, इफ योर ड्रीम्स डोंट स्कैर यू, दे आर टू स्मॉल। यदि तुम्हारे सपने तुमको डराते नहीं है, यदि तुम्हारे सपने तुमको डराते नहीं है, तो यकीन मानिए सपने बहुत छोटे हैं, तो यकीन मानिए सपने बहुत छोटे हैं। बड़ा करो उनको, इतना बड़ा करो कि तुम डर जाओ, और फिर साहस दिखाओ और जीत कर दिखाओ, है ना बात? पते की बात है ये। मैं कहता हूं ना, जंग लगने से बेहतर है घिस जाना। तो बेटा वक्त आ गया है, दम से पढ़ते हैं, जम से पढ़ते हैं और फोड़ देते एग्जाम। ऑल द बेस्ट।